अब इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक टॉपिक है विच इज अबाउट न्यूरॉन्स। हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जैसे ही बात आती है सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात जरूर क्लिक करती होगी, आप सबके दिमाग में भी करती होगी, वो ये कि हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोलिंग है वो किसके थ्रू होती है? ब्रेन के थ्रू। कहीं ना कहीं जब हम ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एक टर्म आता है विच इज नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम की बात करते ही एक और चीज आपके दिमाग में आती होगी अबाउट नर्व सेल्स और विच इज नोन एज सिंपली न्यूरॉन्स। यानी जो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। बॉडी में इम्पल्सेस ट्रेवल होती हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और जो भी मैसेज है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजा जाता है। ये मैसेज का ट्रांसमिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैसेज का ट्रांसमिशन किसी भी वजह से रुक जाए तो आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीटली फेल्योर हो सकता है। आपका नर्वस सिस्टम जब फेल्योर हो जाएगा तो आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की एक्टिविटीज होना बंद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ना तो आपको कुछ फील होगा, ना ही आपके इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स में बहुत ही प्रॉपरली मैकेनिज्म चलेगा जैसे पहले चल रहा था, ना ही आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाइज का कोई भी आइडिया होगा कि क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को क्या चीज इफेक्ट कर रही है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट हो रहा है ना, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ योर नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे और न्यूरॉन्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो ये टॉपिक कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो इस चैप्टर की हम स्टार्टिंग करते हैं कैसे? न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स को सिंपली बोला गया है फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि विदाउट न्यूरॉन नर्वस सिस्टम पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हर एक बॉडी ऑर्गन का अपना एक पर्टिकुलर पेस है बॉडी के अंदर, यानी वो ऑर्गन वहीं पर मिल सकता है। आप सब जानते हैं किडनी की जगह हमेशा किडनी होगी और ब्रेन की जगह हमेशा ब्रेन होगा। और जैसा कि आपने अभी पढ़ा या आप सभी ऑलरेडी जानते होंगे कि सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो ब्रेन का तो एक फिक्स प्लेस है, ब्रेन तो वहीं रहता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको अपने हाथों में कुछ फील हो रहा है तो ब्रेन हाथ में भी आ गया, ऐसा नहीं है। ब्रेन का अपना एक प्लेस फिक्स है। तो कैसे ब्रेन के पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, या कैसे जब आपके हाथ में चोट लगती है तो आपको हाथ में दर्द होता है ना कि ब्रेन में, ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन को ट्रांसपोर्ट की जाती है या ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। और फिर ब्रेन आपका उस सिचुएशन को समझ करके कुछ एक आंसर देता है, एक मैसेज देता है कि हाँ, अब आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को इस तरह से उसमें एक्टिविटी करनी है या रिएक्शन देना है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं समथिंग अबाउट न्यूरॉन, ठीक है। सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन्स ही हैं जो कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कहलाती हैं। यानी जो भी फंक्शन है छोटे से लेकर के बड़ा नर्वस सिस्टम का, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली न्यूरॉन्स पे डिपेंड है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया ना। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी बॉडी में लॉन्गेस्ट ऑर्गन स्किन है और आपकी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल, नॉट वाइडेस्ट नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल है आपकी न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बॉडी है वो मिलियन ऑफ न्यूरॉन से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है, जिसमें से कि एक न्यूरॉन का साइज अगर हम कंसीडर करें तो उसे हम बोल सकते हैं द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और इसके आगे हम जानेंगे कि क्या है न्यूरॉन्स के वो तीन पार्ट्स जो कि इनके फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये तीन पार्ट्स हैं साइटोन, विच इज ऑल्सो नोन एज मेन सेल बॉडी, विच इज ऑल्सो नोन एज मेन सेल बॉडी, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं न्यूरॉन्स में, इनका रोल होता है मैसेज को रिसीव करना। जो भी मैसेजेस बॉडी पार्ट से मिलते हैं न्यूरॉन को, यानी न्यूरॉन ही है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन, इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है सारी। तो डेंड्राइट्स उन सारे मैसेजेस को रिसीव करते हैं और फिर वो मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन को पास किया जाता है।
एक्सॉन भी ट्रांसपोर्टिंग एक ऑर्गन है जो कि मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो आइए अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करते हैं आगे अबाउट द वेरी फर्स्ट एंड द वेरी मेन पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन विच इज साइटॉन। साइटॉन को ही हम मेन पार्ट बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि साइटॉन में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो साइटॉन के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसे आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। बिकॉज जब आप किसी टॉपिक को पॉइंट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको उसे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन आपको उसे एक्सपैंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम साइटॉन को बोलते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट या इसी को हम बोलते हैं सेल बॉडी। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है विच इज बाउंडेड बाय अ सिंपल मेम्ब्रेन, यानी द साइटॉन ऑफ योर न्यूरॉन इज बाउंडेड बाय अ वेरी थिन एंड सिंपल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इट्स साइटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूरोप्लाज्म। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप अपने आंसर में इंक्लूड भी कर सकते हैं कि साइटॉन एक्चुअली साइटॉन इज अ काइंड ऑफ स्मॉल सेल, जैसे आपकी बॉडी की सेल्स होती हैं। और ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं कि सेल के अंदर जो एक मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। ये नॉर्मल सेल्स की बात होती है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूरॉन, अ नर्व सेल, ठीक है। तो नर्व सेल के अंदर जो एक मैट्रिक्स लाइक सब्सटेंस, यानी नर्व सेल के न्यूरॉन के अंदर जो एक चिपचिपा सा सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं न्यूरोप्लाज्म, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज न्यूरोप्लाज्म? न्यूरोप्लाज्म क्या है? कंटेन्स न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निसल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये दो वर्ड्स एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, और ये दो वर्ड्स शायद कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नए हों, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये जो निसल ग्रैन्यूल्स हैं ये कुछ और नहीं है बल्कि ये कुछ फ्रेगमेंट्स हैं आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलोंग विद द राइबोसोम्स, ठीक है। इनके कुछ फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली हम एक नाम दे देते हैं विच इज निसल्स ग्रैन्यूल्स, या विच आर आल्सो नोन एज न्यूरोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये जो न्यूरोप्लाज्म है, यानी जो इनर मटेरियल है साइटॉन का, उसके अंदर न्यूरोफाइब्रिल्स या निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि फ्रैगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। किसके किसके फ्रैगमेंट्स होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, वेरी गुड। नाउ एक लास्ट उसमें पॉइंट बचता है जो कि कभी कभी पूछ भी लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, दैट इन योर न्यूरॉन, इन योर नर्व सेल वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस नर्व सेल में कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है सेल बॉडी में या साइटॉन। अब हम बात करेंगे, यानी आफ्टर साइटॉन अब हम बात करेंगे डेंड्राइट्स की, जो कि आपके सेकंड पार्ट है न्यूरॉन के, ठीक है। और डेंड्राइट्स यानी कि आप जब न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो कि स्ट्रक्चर अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, उसके साथ समझाऊंगी कि किस तरह से सारे पार्ट्स फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके डेंड्राइट्स हैं, these are highly branched small projections arising from cyton, यानी जब आप नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं उधर, तो यहाँ पर जितने भी आपको हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स एग्जैक्टली साइटॉन से ही निकलते हैं, ठीक है। और आपको एक हाईली ब्रांच यानी बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं और इसके ही तरीके से आपको दिखाई पड़ते हैं। अब देखते हैं कि डेंड्राइट्स का काम क्या है। जो डेंड्राइट्स हैं ये इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं टूवर्ड्स साइटॉन, यानी यहाँ पर जितनी भी इम्पल्सेस हैं जो साइटॉन के पास पहुंच रही हैं, क्योंकि इम्पल्सेस को साइटॉन के पास पहुंचने के बाद उन्हें ट्रेवल करना है एक्सॉन में, और एक्सॉन में इम्पल्सेस पहुंचने के बाद उन इम्पल्सेस को ट्रेवल करना है कहां पर? नेक्स्ट न्यूरॉन में, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी इम्पल्सेस हैं यानी बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके डेंड्राइट्स लेकर के आते हैं और उन्हें साइटॉन के पास छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर साइटॉन के पास में जितनी भी इम्पल्सेस हैं वो लाई जा रही हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं आफ्रेंट प्रोसेस, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपसे बोलती कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन
साइटोन से दूर ले जाई जा रही है क्योंकि साइटोन ही मेन पार्ट है, तो उसे हम इफरेंट प्रोसेस का नाम देते जो कि एक्सॉन करता है। बट यहाँ पर अगर डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं साइटोन तक, ना कि साइटोन से दूर लेकर के जाते हैं। तो साइटोन तक इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं, इसलिए इन्हें हम आफ्रेंट प्रोसेसेस का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं द वन लास्ट पार्ट ऑफ योर न्यूरॉन विच इज एक्सॉन। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है क्योंकि ये एक्चुअली एक कनेक्टिंग लिंक आप बोल सकते हैं, यानी जो नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है वो एक्सॉन के जस्ट आफ्टर ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है और इस वजह से यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने की और समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो आपका साइटोन है उसे मेन पार्ट एक्चुअली बोला क्यों गया था, क्योंकि वहीं से जो आपके डेंड्राइट्स हैं वो भी अराइज हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो एक्सॉन देख रहे हैं आप उस स्ट्रक्चर में, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक्सॉन जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका साइटोन से ही निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट एक्सॉन का क्या हो जाता है, दैट इट अराइजेस फ्रॉम साइटोन। ठीक है, यानी ये जो है साइटोन से ही अराइज होता है। ठीक, अब इसका ही सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं विच इज इट इज मे बी माइक्रोस्कोपिक टू 1 मीटर इन लेंथ। यानी जो आपकी एक्सॉन की लेंथ होती है विच इज ऑल्सो यू कैन से दैट द स्मॉलेस्ट part of neuron is axon. I'm sorry, not smallest, it's longest. यानी अगर आप एक न्यूरॉन को या नर्व सेल को देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि जो सबसे एक लेंथ वाला पार्ट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हैं, वो एक्सॉन आपको दिखाई पड़ता है। तो एक्सॉन का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट नर्व सेल्स में डिफर होता रहता है, और यहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर के 1 मीटर इन लेंथ तक जा सकता है। ठीक है, नाउ एक्सॉन का मेन काम क्या है कि साइटोन से इंफॉर्मेशन दूर ले जाना, यानी कि साइटोन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में मैसेजेस आ रहे हैं उन्हें ले करके नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइटोन से कोई भी इंफॉर्मेशन दूर जा रही है ना, दूर जा रही है। जब कोई चीज दूर जाती है किसी मेन पार्ट से तो हम उसे क्या नाम देते हैं, हम उसे नाम देते हैं इफरेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। डेंड्राइट्स को आफ्रेंट, डेंड्राइट्स की प्रोसेसेस को आफ्रेंट बोलते हैं क्योंकि वो टूवर्ड्स द साइटोन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो एक्सॉन है ये अवे फ्रॉम द साइटोन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ले जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इफरेंट प्रोसेस। नाउ द एक्सॉन ट्रांसफर्स थ्रू द नर्व फाइबर विच इज न्यूरैक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, यानी एक्सॉन के ही जो पार्ट है यानी नर्व फाइबर्स उन्हें हम बोलते हैं न्यूरैक्सिस। ठीक, न्यूरैक्सिस भी आप प्रोनाउंस इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छा पॉइंट भी है, आप इसे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूराइट। एक्चुअली ये आपसे बोर्ड्स में क्वेश्चन में पुटअप किया जा सकता है कि एक्सप्लेन न्यूराइट्स या व्हाट आर न्यूराइट्स, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है ना, कि साइटोन या एक्सॉन को साथ में मिला करके न्यूराइट्स बोलते हैं, या एक्सॉन या डेंड्राइट्स को, या डेंड्राइट्स या साइटोन को, है ना। तो आपको इसका आंसर पता है, क्या पता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं न्यूराइट्स का। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अभी इसमें आगे और पॉइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो इंफॉर्मेशन आती है एक न्यूरॉन के पास, एक नर्व सेल के पास, वो इंफॉर्मेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में आती है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेज दी जाती है नेक्स्ट न्यूरॉन को। ठीक है, बट इसके बीच में, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होने के बीच में एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस आता है, जो कि एक्सॉन के बारे में पढ़ने के बाद जब हम वर्किंग ऑफ न्यूरॉन पढ़ेंगे वहां पर जानेंगे कि किस तरह से मैसेजेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी एक्सॉन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखते हैं। एक्सॉन टर्मिनेट्स हाईली ब्रांच फिलामेंट विच आर नोन एज एबोराइजेशन। आप एक्सॉन के टर्मिनल एंड पर जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं उसे हम बोलते हैं एबोराइजेशंस। ठीक है,
और जो आपका सबसे टर्मिनल वाला एबोराइजेशन आप देख पा रहे हैं, वो एबोराइजेशन क्या होता है, नेक्स्ट न्यूरॉन का कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, बोलने के लिए तो हम ये बोल देते हैं कि वो नेक्स्ट न्यूरॉन का कनेक्टिंग लिंक है, बट आप सभी जानते हैं कि किसी चीज के किन्हीं दो चीजों के बीच के कनेक्टिंग लिंक होने का मतलब है उन दोनों का आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रहना। यानी इफ हम सपोज करें कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं और ये दो जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं, तो इन्हें ऐसे फिजिकल कांटेक्ट में रहना पड़ेगा तभी इन्हें हम कनेक्टेड बोल सकते हैं। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका टर्मिनल एबोराइजेशन है, ठीक है, विच इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अनदर न्यूरॉन, यानी आपका टर्मिनल एबोराइजेशन ही है जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन के बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में रहता है। ठीक, बट क्लोजली कांटेक्ट में रहता है बट विदाउट एनी फिजिकल और प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रैक्ट। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ना तो ये फिजिकली टच होता है नेक्स्ट न्यूरॉन से और ना ही एक न्यूरॉन का प्रोटोप्लाज्म दूसरे न्यूरॉन के प्रोटोप्लाज्म में एक तरीके से मिक्स्ड होता है। बिल्कुल भी यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती है, ना ही किसी तरीके का कांटेक्ट होता है प्रोटोप्लाज्म में या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। बट स्टिल ये जो आपका टर्मिनल एबोराइजेशन है ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा क्लोजली सिचुएटेड होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के। ठीक, द जंक्शन इज नोन एज साइनैप्स। अब ये जो थोड़ा सा प्लेस बचता है दो न्यूरॉन्स के बीच में उसे हम जंक्शन या मीटिंग पॉइंट बोलते हैं और उस मीटिंग पॉइंट को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। ये आपको याद रखना है, साइनैप्स आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और पूछा भी जा सकता है। और इसी डायग्राम के एंड में यानी टर्मिनल एंड्स में आप बटन लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इन बटन्स को हम बोलते हैं साइनैप्टिक बटन। ठीक है, यानी जो जंक्शन या मीटिंग पॉइंट है उसे हम साइनैप्स बोलते हैं और इन्हीं के टर्मिनल एंड पे यानी एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर या बीट्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसे हम बोल सकते हैं साइनैप्टिक बटन्स। ठीक, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपका एक्सॉन है वो कवर होता है शीथ लाइक स्ट्रक्चर से, यानी डबल मेम्ब्रेनस या डबल शीट से कवर्ड होता है आपका एक्सॉन, जिसे हम नाम देते हैं नर्व फाइबर। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज नर्व फाइबर। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज साइटोन या व्हाट इज डेंड्राइट्स और व्हाट इज एक्सॉन, और इन तीनों का फंक्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट यहाँ जो फंक्शंस हमने डिस्कस किए थे वो पर्टिकुलरली तीनों पार्ट्स के बारे में थे। अब इसके आगे हम जानेंगे कि किस तरह से जो वर्किंग है वो कंप्लीट होती है एक न्यूरॉन की। अब हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हैं वो कहाँ से आती हैं और किस तरफ ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। जब हमने तीनों पार्ट्स के बारे में अभी डिस्कस किया तो हमने जाना कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है एक नर्व सेल के अंदर वो थ्रू डेंड्राइट्स आती है। डेंड्राइट्स के बाद उन्हीं इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल बॉडी में। सेल बॉडी यानी कि जो आपका साइटोन है, और साइटोन के बाद उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है एक्सॉन में। एक्सॉन में वो इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद भेज दी जाती है वहां से नेक्स्ट न्यूरॉन में, और नेक्स्ट न्यूरॉन और फर्स्ट न्यूरॉन के बीच में जो एक जंक्शन या मीटिंग पॉइंट होता है जिसे कि हम साइनैप्स का नाम देते हैं, वहां पर कुछ गैप होता है क्योंकि दो न्यूरॉन्स आपस में फिजिकली कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, ये आप जान चुके हैं ये बात। ठीक है, तो फिजिकली कांटेक्ट में ना रहने के बावजूद, प्रोटोप्लाज्म ना शेयर करने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में, देन नेक्स्ट न्यूरॉन में, देन नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रेवल करते करते वो पहुंचाई जाती है ब्रेन के पास और सेम मैनर में वापस लेकर के आई जाती है इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, तो यानी आपकी बॉडी में आप ये समझ गए होंगे कि दो टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं जो कि मैसेजेस को ब्रेन तक ट्रांसमिट करते हैं और फिर उन्हीं मैसेजेस को यानी ब्रेन जो एक कमांड देता है कि आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को अब ये एक एक्शन परफॉर्म करना है या रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो ये सारी बातें वापस ले करके जाते हैं जो न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं।
लेकिन कुछ न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर के भी जाते हैं और ब्रेन से वापस किसी टारगेटेड या डेस्टिनेटेड ऑर्गन में भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम अ बॉडी ऑर्गन टू अ न्यूरॉन, देन टू ब्रेन, एंड देन टू दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो इसी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये वो पाथ है जो एक इंफॉर्मेशन कवर करती है, यानी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कैसे न्यूरॉन के अंदर एंट्रेंस करती हैं, ये वो पाथ है। सबसे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट्स के पास, यानी डेंड्राइट्स ही आपका मेन वो ऑर्गन है जो इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में रिसीव करता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं साइटॉन के पास। साइटॉन पे पहुंचने के बाद वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेज दी जाती हैं एक्सॉन के पास। एक्सॉन के बाद वो इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं नर्व एंडिंग्स में। नर्व एंडिंग्स में पहुंचने के बाद वो ये जो डेंड्राइट्स हैं, अब यहाँ पर जिस डेंड्राइट की बात हो रही है वो आपके फर्स्ट न्यूरॉन के बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे डेंड्राइट्स हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के। यानी अब यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है और नेक्स्ट न्यूरॉन के बाद सेम यही पैटर्न फॉलो होता है, रिपीट होता है, और यही पैटर्न तब तक फॉलो होता रहता है जब तक कोई इंफॉर्मेशन ब्रेन तक रीच नहीं कर जाती या ब्रेन से वापस उस पर्टिकुलर टारगेटेड ऑर्गन में रीच नहीं कर जाती। ठीक है, तो आप ये वीडियो पॉज करके ये सीक्वेंस को बना सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जिससे आपके लिए ये एक ट्रेवलिंग जो पॉइंट्स है, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉइंट्स आते हैं बीच में, वो याद रखना काफी इजी हो जाएगा। इस टॉपिक में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। इंफॉर्मेशन जो ट्रेवल करती है सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। यानी जब कोई मैसेज है वो किसी एक न्यूरॉन के अंदर ही है तो वो ट्रेवल करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। लेकिन जैसे ही उसे एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जाना होता है, आप सभी जानते हैं कि दोनों न्यूरॉन्स के बीच में कोई गैप पाया जाता है, जिस गैप को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। तो वहां पर तो गैप है, वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नहीं जाती। एक न्यूरॉन से बाहर निकलते समय ही ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कन्वर्ट हो जाती हैं केमिकल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? While traveling from one neuron to next neuron, the electrical impulses get changed into chemical form. ठीक है, यानी chemical form, ये केमिकल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। और जैसे ही वो डिस्टेंस, यानी वो जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच का, वो कवर कर लेते हैं ये केमिकल्स, तो नेक्स्ट न्यूरॉन में एंट्रेंस के साथ ही ये वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि पहले न्यूरॉन में जब आपकी मैसेजेस रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में रहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो गैप आता है, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच वाला गैप आता है, तो वहां पर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चेंज हो जाती हैं केमिकल फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में। और वो केमिकल्स जैसे ही नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एंट्री करते हैं, वापस से वो चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे अबाउट नर्व फाइबर्स, यानी कि नर्व फाइबर कितने टाइप के होते हैं या किन किन कैटेगरीज में उन्हें डिवाइड किया गया है। तो जब हम नर्व फाइबर्स की शीथ की बात करेंगे, यानी आउटर लेयर या मेम्ब्रेन की बात करेंगे, तो उसके प्रेजेंस के बेसिस पर जो आपके नर्व फाइबर्स हैं उन्हें दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका मेडुलेटेड, यानी इसे ही हम नाम देते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, दोनों नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप दोनों नाम को दिमाग में रखें। यानी मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड। ठीक है, जो शीथ होती है, जो कवरिंग होती है नर्व फाइबर की, उसे माइलिन शीथ बोलते हैं, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसके बारे में। तो यहाँ पर इन्हीं शीथ के नाम पर ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर का नाम पड़ा है। ठीक, क्या डिफरेंस है वो हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या क्या काम करते हैं आपके मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर। सबसे पहले, क्योंकि हमने इस टाइप के नर्व फाइबर का क्लासिफिकेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ दीज माइलिन शीट्स के बेसिस पर किया है,
तो सबसे पहले हम यही कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। इन दिस एक्सॉन इज सराउंडेड बाय टू शीट्स, यानी पहला आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता चला कि मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड नर्व फाइबर में बेसिक पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो आपका एक्सॉन है वो क्या दो माइलिन शीट से कवर है ना, दो माइलिन शीट से कवर है, जहां पर इनर शीट को हम बोलते हैं मेड्यूलरी और माइलिन शीट, यानी इनर को मेड्यूलरी शीट या माइलिन शीट के नाम से जानते हैं, वही जो आपकी आउटर शीट है उसे हम नाम देते हैं न्यूरेलेमा का। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल से दिमाग में यहीं पर बिठा लेने हैं, इसे बात के लिए मत छोड़िएगा, ठीक है। कि मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में जो आपका एक्सॉन है वो दो लेयर से कवर होता है, ठीक है, जिसे कि हम माइलिन शीथ बोलते हैं। जो इनर आपकी शीथ है उसे हम माइलिन शीथ या मेड्यूलरी शीथ नाम देते हैं, और जो आउटर शीथ है उसे हम न्यूरेलेमा नाम देते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने जब देखा होगा एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, वहां पर आपको एक टर्म मिला होगा विच वाज नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अनमाइलिनेटेड गैप्स होते हैं, यानी जहां पर शीथ प्रेजेंट है वहां का तो मैंने आपको डिस्टिंक्शन बता दिया कि इनर शीथ एंड आउटर शीथ, बट जहां पर कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं होती है उन गैप्स को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। या आप कहीं पर भी अगर डायग्राम देखेंगे एक न्यूरॉन का, न्यूरॉन सेल का, वहां पर आपको ये टर्म देखने को मिलेगा, यानी ऐसे गैप्स एक्सॉन के अंदर जहां पर कोई भी शीथ प्रेजेंट नहीं है उन गैप्स को हम नाम देते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर का। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर जब हम सेकेंड टाइप ऑफ नर्व फाइबर की बात करते हैं तो वो है नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। उसमें यानी आपके मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में आपने जाना कि वहां पर दो शीथ प्रेजेंट होती हैं, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिर्फ यही एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन मेड्यूलेटेड टाइप ऑफ नर्व फाइबर एंड नॉन मेड्यूलेटेड और नॉन माइलिनेटेड टाइप ऑफ नर्व फाइबर। क्या है? इन दिस द नर्व फाइबर न्यूरैक्सिस इज कवर्ड बाय ओनली वन शीथ। हाँ, ये तो बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पर सिर्फ एक, बट वो शीथ कौन सी है? वो शीथ मेड्यूलरी है, माइलिन शीथ है और न्यूरेलेमा है। ये आपको याद रखना है कि नॉन मेड्यूलेटेड टाइप ऑफ नर्व फाइबर में जो शीथ प्रेजेंट होती है वो है न्यूरेलेमा। अब हम देखते हैं कि न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन जो किया गया है वो किया गया है उनके फंक्शंस के बेसिस पर, यानी आपकी बॉडी में कौन कौन से ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो प्रेजेंट हैं और उनका क्या क्या काम है, ठीक है, यानी किस तरह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और आपके बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी जो नर्वस सिस्टम है उसको एक तरीके से काफी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर न्यूरॉन्स नहीं होंगे तो आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन के बेसिस पर जो आपके न्यूरॉन्स हैं उन्हें तीन मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, विच आर सेंसरी और आफ्रेंट न्यूरॉन्स, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन और कनेक्टर न्यूरॉन्स। यानी यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट सेंसरी न्यूरॉन्स और आफ्रेंट न्यूरॉन्स। इन वर्ड्स का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, जिन बच्चों ने नहीं ध्यान दिया वो यहाँ समझ लें। सेंसरी या आफ्रेंट न्यूरॉन, इनका काम है कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पर मेन ऑर्गन्स कौन से हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। यानी जब किसी इंपल्स को किसी सेंस ऑर्गन से, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी स्टिमुलस आपको फील होते हैं वो हमेशा थ्रू सेंस ऑर्गन ही फील होते हैं, है ना। अगर सेंस ऑर्गन नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज को फील नहीं कर पाएंगे। तो सेंस ऑर्गन से इंपल्सेस को कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। कौन कैरी करते हैं? सेंसरी या आफ्रेंट न्यूरॉन्स, ठीक है। नाउ मोटर या इफरेंट न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन दैट इज मसल और ग्लैंड। यानी जब सेंसरी न्यूरॉन्स किसी इंपल्स को एक सेंस ऑर्गन से ले जाकर सीएनएस के पास ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन बताता है, आपको कमांड देता है कि आपको क्या उसका उस एक्शन का रिएक्शन करना है, और तब
सीएनएस से वो इंफॉर्मेशन या इम्पल्सेस ट्रांसमिट होकर के आपके एफेक्टर ऑर्गन तक आती हैं, जो कि कोई मसल भी हो सकती है और कोई ग्लैंड भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट न्यूरॉन बचता है विच इज एसोसिएशन और कनेक्टेड न्यूरॉन। एसोसिएशन और कनेक्टेड न्यूरॉन का काम सिर्फ इतना सा होता है कि ये सेंसरी न्यूरॉन्स या मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट या ज्वाइन रखने का काम करते हैं। सो ये थे आपके तीन टाइप के न्यूरॉन्स जिन्हें इनके फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। कुछ न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से लेकर के जा रहे हैं ब्रेन तक इम्पल्सेस, उन्हें सेंसरी नाम दिया गया है। और कुछ सेंस ऑर्गन से आप सेंसरी न्यूरॉन्स याद रख सकते हैं। कुछ न्यूरॉन्स हैं जिन्हें यूज किया जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इम्पल्सेस ला करके आपके पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन तक इम्पल्सेस लाने के लिए। और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो इन दोनों डिफरेंट न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है एसोसिएशन ऑफ कनेक्टर न्यूरॉन। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने सारे न्यूरॉन के पार्ट्स पढ़ लिए, उनके टाइप्स पढ़ लिए, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, लेकिन व्हाट इज द एग्जैक्ट पाथ? क्या पाथ होता है, ये क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर एक न्यूरॉन के अंदर जिससे मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। इस टॉपिक में हम इसी क्वेश्चन का आंसर करेंगे दैट हाउ एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यानी किस तरह से जब हम इन्वायरमेंट में कोई चीज देखते हैं, कोई घटना हो रही होती है, तो उसका हमारी बॉडी पर किस तरह से इफेक्ट पड़ता है और उस इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, हाउ डू एनिमल्स या हाउ एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले द इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टिप ऑफ न्यूरॉन्स। ये आप सभी जानते हैं, इसे बार बार आप बताने की जरूरत नहीं है आपको कि जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई एक्टिविटी हो रही होती है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक पहुंचती है थ्रू टिप ऑफ न्यूरॉन्स। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर एक इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन से कवर है, ठीक है। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द टिप ऑफ न्यूरॉन्स, ये आप जानते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन दी सेंस ऑर्गन्स। क्यों सेंस ऑर्गन्स का इतना इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में इन कंपैरिजन टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर आती है वो थ्रू सेंस ऑर्गन ही आती है, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास ज्यादा अच्छे से पाए जाते हैं, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इम्पल्स। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स के पास आती है, ये केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट करती है कुछ, जो कि एक इम्पल्स के फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी अब ये जो इंफॉर्मेशन आई ये चेंज हो गई है एक इम्पल्स के फॉर्म में, यानी इसी इम्पल्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऑलराइट, यहां पर यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसपोर्ट होते टाइम केमिकल्स के फॉर्म में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हमारी बॉडी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में चेंज हो चुकी है। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या पाथ फॉलो करती हैं उसे हम समझते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सबसे पहले पहुंचती हैं डेंड्राइट्स के पास, देन साइटोन, देन एक्सॉन, देन टर्मिनल एबोराइजेशन। ये पाथ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा ये। अब टर्मिनल एबोराइजेशंस जो हैं उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करती हैं, किसमें? उन्हीं गैप्स में जिन्हें हमने साइनैप्स नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है दो न्यूरॉन्स के बीच में, तो यहाँ पर टर्मिनल एबोराइजेशंस के बाद इम्पल्सेस जब ट्रेवल होती हैं तो वो क्या करती हैं? सिंपल है, केमिकल्स रिलीज करती हैं कुछ साइनैप्स में, और ये जो केमिकल्स हैं जैसे ही इन गैप्स को यानी साइनैप्स को क्रॉस कर लेते हैं वो वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन में पहुंच जाते हैं। आई गेस आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आपको फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी।
आप चाहें तो इसे पॉइंट वाइज इसी तरीके से नोट भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये प्रोसेस दिमाग में रहे हमेशा।